welcome to TDA Commerce classes. Today's topic is goodwill valuation. सबसे पहले समझेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि गुडविल हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। एक बिजनेस में, स्पेशली पार्टनरशिप फर्म में, जहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और वो किसी तीसरे इंसान को बिजनेस में एडमिट करने का डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस। इस सिचुएशन में जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, उसने पहले के जो साल बिजनेस के बीत गए उसमें बिजनेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। जो भी कंट्रीब्यूशन था बिजनेस में वो सब पुराने पार्टनर्स का था। इतने सालों में पुराने पार्टनर्स की वजह से जो बिजनेस की रेप्यूटेशन बनी है, जो बिजनेस की मार्केट सेल है, जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सब चीजें अब आगे जब ये न्यू पार्टनर आ रहा है तो वो भी एंजॉय करेगा विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज ओन। इसीलिए नया पार्टनर अपने कैपिटल के साथ साथ कुछ पैसा गुडविल का लेकर के आता है। ये गुडविल का पैसा वो कैलकुलेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल का वो जो अपना शेयर लाता है, द न्यू पार्टनर, वो गुडविल का शेयर पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बंटता है। बट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करी जाती है। सबसे पहले टारगेट हमारा होता है फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना। उसके बाद नया पार्टनर अपने बिजनेस शेयर के हिसाब से अपना शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करता है। Now, there are 4 methods to calculate the goodwill of the firm, and the first method is average profits method. Average profits method of goodwill valuation. This is the topic for today. Average profit method of goodwill valuation में goodwill कैसे कैलकुलेट होती है? आपको क्वेश्चन में बिजनेस के लास्ट 4 इयर्स और 5 इयर्स के प्रॉफिट्स दिए रहेंगे जिसका आपको एवरेज निकालना है। जब आपको एवरेज प्रॉफिट्स मिल जाते हैं तो उसके बाद गुडविल 2 तरीके से निकाली जाती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। या तो हो सकता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। इसका क्या मतलब हुआ? जो क्वेश्चन में पिछले 3 साल के या 4 साल के या 5 साल के प्रॉफिट्स के फिगर्स दिए हैं, उसका एवरेज लेने के बाद इन एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करना होता है इस दी हुई वैल्यू से, विच इज नोन एज नंबर ऑफ ईयर परचेस। व्हाट इज मेंट बाय दिस फिगर? क्वेश्चन में हो सकता है 2 ईयर परचेज दे या 3 ईयर परचेज दे। फॉर्मूला लगा के गुडविल निकालना तो आसान है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? इसका यह मतलब होता है कि पुराने पार्टनर्स ने एक एस्टिमेशन लगाया कि नए पार्टनर को हमारी वजह से, मतलब ओल्ड पार्टनर्स की वजह से आने वाले कितने सालों तक प्रॉफिट होगा। पुराने पार्टनर्स ने जो गुडविल बिजनेस की बनाई, उस गुडविल की वजह से नए पार्टनर को जब से वो आ रहा है तब से लेकर आने वाले और कितने साल तक फायदा मिलने वाला है पुराने पार्टनर्स की गुडविल का, उनकी रेप्यूटेशन का, उनकी मेहनत का। इसको कहा जाता है, इस एस्टिमेशन को कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्वेश्चन में ये दिया रहता है, एवरेज प्रॉफिट्स निकालना होता है, प्रॉफिट्स फॉर फ्यू इयर्स दिए रहते हैं। या तो इस तरह से गुडविल कैलकुलेट होती है और या तो कभी कभी क्वेश्चन की ऐसी लैंग्वेज होती है, और goodwill is equal to average profits into any particular percentage। मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं देता, इसको नहीं यूज करता। क्वेश्चन सिंपली कहता है कि जितने भी प्रॉफिट्स दिए उनका आप एवरेज लो और उस एवरेज का लेटर से 80% या 100% या 120% इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। So in average profits method, goodwill can be calculated by any of these 2 methods. Now one very important thing, गुडविल कैलकुलेट करते समय जो भी साल के प्रॉफिट्स होते हैं, दे शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट्स। व्हाट इज मेंट बाय नॉर्मल प्रॉफिट्स? लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस विद अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। A and B are partners sharing profits equally। मतलब A और B का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था that was 1:1। They agreed to admit C for equal share। For this purpose, goodwill is to be valued at
150% of the average annual profits of the last 5 years profits. Try to understand the language of this question. The question is saying that goodwill of the firm will be equal to 150% of the average profits of last 5 years. मतलब हमारे एग्जाम्पल में जो हमने समझा था, the second case, that is average profits into any particular percentage. तो यहाँ पे goodwill हमें ऐसे कैलकुलेट करनी है. Now what is meant by normal profits? Year ended 31st March 2015, 16, 17, 18, 19. मतलब 5 साल की प्रॉफिट या लॉस सिचुएशन हमें दी हुई है. वी कैन क्लियरली सी कि 31st मार्च 2015. अब इसका मतलब क्या, ये साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2014. 1 April 2014, this year was started and it will end on 31st March 2015. Then 31st March 2016 की ये profitability position थी. मतलब ये साल शुरू कब हुआ होगा? 1 April 2015. उसी तरह ये साल शुरू कब हुआ होगा? 1 April 2016. 1 April 2017 and 1 April 2018. This is for your understanding. ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में इसको शो करो कि साल शुरू कब हुआ था. This is for your understanding कि for the year ended 31st March 2015 मतलब इस साल बिजनेस की ये प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन थी. 31st March 2016 में ये प्रॉफिट्स थे, 17 में ये प्रॉफिट्स थे, 18 में लॉस था. रिमेंबर वन थिंग, अगर कोई भी फिगर अकाउंट्स में कभी भी ब्रैकेट्स में है, दैट मीन्स इट इज अ नेगेटिव फिगर, वो माइनस में है. एंड माइनस का मतलब है कि ये बिजनेस की लॉस को दिखा रहा है. अगर यहाँ पर लॉस नहीं भी लिखा होता तो आपको इतना इंप्लाइड है, ये समझना चाहिए कि इफ इट इज रिटन इन ब्रैकेट्स इट इज अ नेगेटिव फिगर, इट इज लॉस. एंड 1,50,000 इज प्रॉफिट फॉर 2019. नाउ व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स इन द क्वेश्चन? व्हाट इज मेंट बाय एडजस्टमेंट्स? क्योंकि हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो गुडविल कैलकुलेट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस और लॉस ऑफ द बिजनेस. इसीलिए एक बुरी इमेज या एक फॉल्स इमेज ना रिफ्लेक्ट हो गुडविल की. दैट इज व्हाई वी नीड टू मेक श्योर कि इन दिए हुए ईयर्स के प्रॉफिट्स में अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी है तो हमें उस एबनॉर्मलिटी को हटाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, during the year ended 31st March 2016, that means this year, 31st March 2016, an asset of the original cost of rupees 2 lakh with book value of rupees 1,50,000 was sold for rupees 1,24,000. हमें क्वेश्चन में असेट की ओरिजिनल कॉस्ट से उतना लेना देना नहीं है जितना लेना देना हमें बुक वैल्यू से है. For example, the book value of this asset was rupees 1,50,000 and this asset was sold in 2016 for rupees 1,24,000. So the sale value was 1,24,000. एक asset था जिसकी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू का मतलब होता है जिस दिन असेट बिक रहा है उस दिन की वैल्यू, तो उस असेट की वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 1,50,000 थी, बट वो बिका कितने का? 1,24,000 का. सो आई कैन सी ओवर हियर अ लॉस ऑन द सेल ऑफ द असेट. कितना लॉस है ऑन द सेल ऑफ द असेट, ये हमें कंसिडर करना होता है. It is 26,000 rupees. 26,000 का लॉस है ऑन द सेल ऑफ दिस असेट. ये लॉस डेफिनेटली 31st मार्च 2016 के प्रॉफिट्स में से कम हो चुका होगा. क्यों? क्योंकि जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं बिजनेस का तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस ऑन सेल ऑफ असेट डेबिट करते हैं, जिसकी वजह से जो मेरा फाइनल प्रॉफिट आता है वो डेफिनेटली कम हो चुका होता है. बट फॉर गुडविल कैलकुलेशन पर्पस मुझे इस तरीके के एबनॉर्मल लॉस को, इसका इफेक्ट को इस प्रॉफिट की फिगर में से हटाना है. ये प्रॉफिट कम हो चुका है 26,000 रुपीज के लॉस ऑन सेल ऑफ असेट की वजह से, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट्स बने होंगे तो ये दिस इज अ रूल कि आपको लॉस ऑन सेल ऑफ असेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना होता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होता है. बट फॉर गुडविल कैलकुलेशन पर्पस आई नीड टू नलिफाई दिस इफेक्ट. व्हाई? एज आई सेड, वी डू नॉट वांट अ फॉल्स पिक्चर ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म. दैट इज व्हाई एनी एबनॉर्मल लॉस,
any abnormal loss will be added back to the profit of such year. So because the question is saying that during the year 31st March 2016, so this particular year, this profit figure is inclusive of that abnormal loss. That is why I will remove the effect of it, मैं उसको add back करूँगी. Next adjustment. On 1st April 2017, 1st April 2017 मतलब 31st March 2018, इस अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है. क्यों? क्योंकि 31st March 2017 को ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया. नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया है 1st April 2017 को और चलेगा 31st March 2018 तक. तो अगर क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1st April 2017 मींस क्वेश्चन इस साल की बात कर रहा है. अभी मुझे इस साल लॉस दिख रहा है. आई कैन सी अ लॉस ऑफ 20,000 रुपीज, बट देयर इज सम एडजस्टमेंट. 2 computers costing rupees 1 lakh were purchased. यहाँ पर each word नहीं लिखा है. Each word is not written over here. So you will not do 1 lakh into 2. That is 2 lakh rupees. This you will not do. 2 computers खरीदे गए थे 1st April 2017 को और दोनों computers की मिलाकर कॉस्ट कितनी थी? 1 lakh rupees. And these were wrongly debited to traveling expenses. Wrongly debited to traveling expenses का क्या मतलब हो गया? ये खर्चा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया है. किस नाम से? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीज डेबिट होती है वो मेरे प्रॉफिट को कम करती है. अगर सही खर्चा है दैट इज फाइन, बट ये रॉन्गली डेबिट हो गया. ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया गया बिकॉज ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर. तो अगर आपने कंप्यूटर की खरीद को कंप्यूटर ना मानकर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करके अपना प्रॉफिट कम कर दिया, तो दैट इज एन एबनॉर्मल लॉस. उसको हमें ठीक करना है. वी हैव ट्रीटेड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? हम 1 लाख रुपीस को 2018 के प्रॉफिट या लॉस जो भी है, मुझे ये 1 लाख रुपीस इसमें ऐड बैक करना है. मैं 1 लाख रुपीस ऐड बैक करूंगी. मैंने जैसे कि बोला कि बिकॉज 20,000 इज लॉस, ये नेगेटिव फिगर है, सो यू विल टेक इट एज -20,000. सो -20,000 प्लस 1 लाख. वाई प्लस 1 लाख? बिकॉज दिस वॉज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कंप्यूटर बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना चाहिए था. अगर आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, उसे ठीक करने के लिए आप उसको ऐड बैक करोगे, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाओगे क्योंकि ये गलत कम हो गए थे. And depreciation on computers was to be charged at 20% per annum on written down value basis. What is meant by this? अगर मैंने अपने खरीदे हुए कंप्यूटर को सही तरीके से ट्रीट किया होता, बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा होता, तो मैं उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करती. बट क्योंकि आपने कंप्यूटर को कंप्यूटर माना ही नहीं था, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर दिया था, तो उस गलती को तो आपने ठीक कर दिया 1 लाख रुपीस ऐड बैक करके. लेकिन रियलिटी ये थी कि ये 1 लाख रुपीस कंप्यूटर्स थे. क्योंकि आपने कंप्यूटर्स को रिकॉर्ड नहीं किया था, इसीलिए उस पर डेप्रिसिएशन भी जो लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी. तो कंप्यूटर्स का रिकॉर्ड ना होना, वो तो ठीक हो गया. जिसको आपने खर्चे की तरह ट्रीट करा था उसको आपने ऐड बैक कर दिया 1 लाख रुपीस. बट इसमें मुझे डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी. डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट 20% ऑन द रिटन डाउन वैल्यू. कंप्यूटर खरीदे गए थे इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसीलिए पूरे ईयर के लिए मुझे 20% पे डेप्रिसिएशन. सो 1 लाख पे 20% इज 20,000 रुपीज. 20,000 रुपीज इज डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर ऑन द कंप्यूटर्स दैट वर परचेज्ड. वंस अगेन 1 लाख क्यों ऐड बैक किया? क्योंकि 1 लाख रुपीज कंप्यूटर खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. इससे प्रॉफिट नहीं कम होना चाहिए, लेकिन आपने गलती से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया. ट्रैवलिंग एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट कम हो जाते हैं. ये गलत ट्रीट आपने कर दिया. दैट इज व्हाई उसको हमने ऐड बैक किया अपने इस साल के रिजल्ट्स में. एट द सेम टाइम कंप्यूटर अगर सही तरह से रिकॉर्ड किया होता तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगानी चाहिए थी, जो कि लगी नहीं. तो अब हम उस पर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस दैट हैज टू बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Now the correct condition of this year is 60,000 rupees.
जो मुझे पहले 20,000 का लॉस दिख रहा था, अब मुझे 60,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। कैसे? 20,000 इज अ नेगेटिव फिगर, माइनस 20,000 प्लस 1 लाख minus 20,000 will give you ultimately plus 60,000 which has come a positive figure। तो इस फर्म को एक्चुअली 2018 में प्रॉफिट हुआ था, ना कि लॉस। यहाँ पर क्वेश्चन तो खत्म हो गया, बट ये एक इम्प्लाइड चीज है, ये कॉमन सेंस आपको लगाना है, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएगा। क्या कि अगर इस पर्टिकुलर ईयर में कंप्यूटर्स लिए गए थे और इस साल आपने कंप्यूटर को रिकॉर्ड किया नहीं था, इस साल की गलतियां ठीक कर ली, बट अगले साल भी इस गलती का अफेक्ट आया है। क्या अफेक्ट आया है कि क्योंकि अगले साल भी कंप्यूटर्स तो रिकॉर्डेड थे नहीं, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगी। यहां पर इस ईयर कंप्यूटर का कैश फ्लो हुआ था, कैश आउटफ्लो हुआ था, पर उसकी वजह से आपने प्रॉफिट्स कम कर दिए थे, तो प्रॉफिट्स में तो ऐड बैक कर दिया इस साल 1 लाख का तो इधर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, इन्हीं कंप्यूटर्स पर अगर इस साल डेप्रिसिएशन लगी है तो नेक्स्ट ईयर भी इस पर डेप्रिसिएशन माइनस होनी चाहिए, जो कि हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि एक ही साल था, नेक्स्ट ईयर नहीं रहा होगा, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर भी गया होगा। उस पर डेप्रिसिएशन अभी तक आपने नहीं लगाई फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो वो आपको लगानी है। क्वेश्चन विल नॉट रिमाइंड यू ऑफ डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फॉर द फॉलोइंग ईयर्स ऑल्सो, बट दिस इज अ कॉमन सेंस विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो अब क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है कि रिटन डाउन वैल्यू पर हमें इस कंप्यूटर को हमेशा डेप्रिशिएट करना है। रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है अगर मैं इस साल इस कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगी तो मैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे 20% नहीं लगाऊंगी। मैं ये देखूंगी कि जब ये कंप्यूटर खरीदा गया था 1 अप्रैल 2017 को ये कंप्यूटर खरीदा गया था, दिस वॉज फॉर 1 लाख रुपीज, लेकिन इस 1 लाख रुपीज के कंप्यूटर पे 20,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन लेस हुई थी। तो 1 अप्रैल 2018 वाले दिन इस कंप्यूटर की रिटन डाउन वैल्यू इज 80,000 रुपीज, और क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट से डेप्रिसिएशन लेस करी हुई वैल्यू। इस साल के शुरुआत में 80,000 का कंप्यूटर था मेरे पास, इस ईयर के स्टार्टिंग में 80,000 का कंप्यूटर था, तो इस 80,000 पे 20% डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे विच विल बी 16,000 रुपीज। तो अल्टीमेटली इस साल का करेक्ट प्रॉफिट विल बी 1,34,000 रुपीज एंड नॉट 1,50,000 रुपीज। वाई? क्योंकि इस साल भी मुझे अपने कंप्यूटर्स पे डेप्रिसिएशन लेस करना है और रिटन डाउन वैल्यू पे करना है, इसीलिए वर्किंग नोट्स में आप दिखाओगे कि इस ईयर की स्टार्टिंग में मेरी रिटन डाउन वैल्यू कंप्यूटर्स की इतनी थी, इस पर हमने डेप्रिसिएशन लेस किया। अब हमने सारे ईयर्स के प्रॉफिट्स को करेक्ट कर दिया है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स। सो व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? 40,000 प्लस, नाउ दिस विल बी 86,000। इस साल का जो प्रॉफिट है वो 60,000 प्लस 26,000, 86,000 इज द करेक्ट प्रॉफिट्स। 1,60,000 and 1,34,000. This is the condition for the correct profits. ये मेरे correct profits हैं। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2015 के 40,000, 31 मार्च 2016 का था तो 60,000, बट 26,000 मैंने ऐड किया, देन 1 लाख रुपीज, इस सारे एडजस्टमेंट्स को करने के बाद 60,000 रुपीज एंड 1,34,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 5, which will give me 84,000 rupees as the average profits. The question is saying that the average annual profits of the last 5 years. तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, but goodwill is 150% of the average profits. So 84,000 into 150% will give us 1,26,000, and this is finally the goodwill of firm. This is the goodwill of the firm. So once again a revision of this, goodwill is to be calculated at 150% of average profits. These are the years, these are the profits or loss, but after considering the adjustments and after calculating all the normal profits for the 5 years, I have got the average of 84,000 rupees. Goodwill is to be 150% of 84,000 rupees, which is 1,26,000 rupees. I hope it is clear to you.